काम नहीं करने के लिए पचासों बहाने और काम करने को हो तो कोई बहाना नहीं चाहिए। तो मुझ जैसे आलसी आदमी को गए 3 दिनों तक लगातार बहुत बहाने मिलते रहे काम नहीं करने के, और इसीलिए मैं 3 दिनों में अपनी बात नहीं कह पाया, जबकि सामग्री भरपूर उपलब्ध मेरे पास थी, अभी भी है। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने, विष्णु बैरागी, अपने यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर। राजनीति के इस उहापोह में इन दिनों राजनीति के सिवा देश में कुछ भी नहीं हो रहा है। या तो सब अच्छे हैं या सब खराब हैं, या तो सब बेईमान हैं या सब सच्चे हैं, और लगता है कि सब अपने अपने सुविधा के अनुसार मौके की ताक में खड़े हुए हैं कि कब झपट्टा मार के अपनी सुविधाओं के हिसाब से अपनी इच्छित वस्तु, अपना पद, अपने योजनाएं सब हासिल कर लें। तो इस राजनीति की उठापटक में राजनीति और साहित्य के रिश्ते को लेकर एक बड़ी रोचक बात आज आपके सामने करने की इच्छा है, और जाहिर है बात सीधे सीधे बड़े भाई साहब दादाश्री बालकृष्ण बैरागी से जुड़ी हुई है। आपको पता ही है कि उनसे बार बार पूछा जाता था राजनीति और साहित्य में सामंजस्य कैसे बनाया जाए। उनका हर बार एक ही जवाब होता था कि राजनीति मेरा कर्म है, साहित्य मेरा धर्म है। राजनीति पाँव की जूती है, साहित्य सिर का साफा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि साफे की रक्षा के लिए जूती को हाथ में लेना पड़ जाता है। लेकिन ये जो प्रसंग है, जो घटना सुना रहा हूँ, इसमें जूती की रक्षा के लिए साफे ने अपने हाथ उठाए और साफा बचाव में आया, जूती का रक्षा कवच बना। राजनीति और साहित्य को लेके आपके यहाँ हमारे बीच में बहुत किस्से प्रचलित हैं। ये भी लगभग उसी का एक हिस्सा है कि जब राजनीति हमेशा साहित्य की शरण में सुरक्षित रहती है। बड़ा प्रसिद्ध किस्सा आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू जी का और रामधारी सिंह जी दिनकर का। दोनों बहुत प्रगाढ़ मित्र थे, और रामधारी सिंह जी दिनकर की किताब संस्कृति के 4 अध्याय, उसकी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी और प्रयास में कहा था कि इसकी रॉयल्टी आएगी तो रॉयल्टी मैं लूँगा। तो गोया राजनीति और साहित्य, राजनेताओं और साहित्यकारों का रिश्ता बहुत पुराना है। पता नहीं कब से, यूँ मान लें कि सनातन से चला आ रहा है। भले वो प्रेम का हो कि असहमति का हो, मुझे लगता है कि प्रलय तक चलता रहेगा। तो एक किस्सा हम सब बड़ा सुनते हैं कि एक किसी मंच पे जवाहरलाल जी को और रामधारी सिंह जी दिनकर को एक साथ जाना था। दोनों मंच पे चल रहे थे, आगे जवाहरलाल जी थे, पीछे दिनकर जी थे। जवाहरलाल जी थोड़े से लड़खड़ा है, ऐसा लगा कि वो गिर नहीं जाएं, तो दिनकर जी ने उन्हें फ़ौरन उनका हाथ संभाला और उनको लड़खड़ाने से, गिरने से बचा लिया। मंच पर पहुंचकर जवाहरलाल जी ने कहा कि दिनकर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मुझे लड़खड़ा कर गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी ने वो अमर वाक्य कहा जो आज सब जगह उद्धृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि जवाहर, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है तब तब साहित्य ही उसे सहारा देता है, उसे शक्ति देता है, उसे मजबूती देता है। तो दादा वाला ये किस्सा भी लगभग वैसा, उतना प्रगाढ़ तो नहीं है, लेकिन लगभग वैसा ही है कि जब राजनीति परेशानी में आई तब साहित्य ने उसका बचाव किया। दादा बार बार कहते थे, जैसा मैंने कहा कि साहित्य मेरे सिर का साफा है, पाँव में, और राजनीति मेरे पाँव की जूती है। और दादा के इस वाक्य को आज भी कई कवि लोग मंच पे अपने अपने नाम से इसको उद्धृत करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जबकि मूलतः ये वाक्य दादा का बनाया हुआ है। ये जो प्रसंग है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये भाषा के चमत्कार का तो नहीं है, लेकिन भाषा के सुंदर उपयोग का उदाहरण अवश्य है। और इस प्रसंग से ये महसूस किया जा सकता है कि सूझ समझ हो तो जो भाषा धारदार और घातक औजार के रूप में आपके खिलाफ वापरी जा रही है, उसे ही आप अपना कवच कैसे बना सकते हैं। भाषा तो वही होती है, बस ज़रूरत होती है उसे उपयोग में लेने के कौशल की, चतुराई की। यही कौशल सामने वाले की जो भाषा उसने आपके खिलाफ प्रयुक्त की थी, उस घातक शस्त्र को बूमरैंग बनाकर हमला करने वाले को वापस लौटाया जा सकता है। जिस पर वार किया गया है वो इसे कवच बना लेता है। कुछ इस अंदाज में कैसे तीरंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। यही कुल मिला के इस प्रसंग का निष्कर्ष है। मित्रों, बात है 1980 की। दादाश्री बालकृष्ण बैरागी तब मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में, अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में खाद्य विभाग के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे। विधानसभा सत्र चल रहा था।
उस दिन के प्रश्नकाल में खाद्य मंत्रालय से जुड़े शामिल थे। ये योग की बात थी, संयोग की बात थी। उस दिन मैं भोपाल में ही था। दादा एक शाम पहले से होमवर्क कर रहे थे, थोड़ा अतिरिक्त गंभीर होकर। वो तनाव में तो नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ी यानी सतर्क थे। तो मैंने पूछा कि प्रश्नकाल मंत्री की केवल तनिक अतिरिक्त, मैंने पूछा तो दादा ने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, राजनीति का सूत्र और जो मंत्री बनते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि प्रश्नकाल मंत्री की केवल राजनीतिक परीक्षा नहीं होता, वो मंत्री की प्रतिभा की तथा चीज़ों को कैसे संभाला जाए इस क्षमता की भी परीक्षा होता है। और दादा ने जो कहा, मूल प्रश्न का उत्तर तो अधिकारी तैयार कर देते हैं, किंतु पूरक प्रश्न तो मंत्री को अपने दमखम पर ही झेलने और निपटाने पड़ते हैं। और ये पूरक प्रश्न ही किसी भी मंत्री की वास्तविक परीक्षा होते हैं। जब पूरे सदन की नज़रें आप पर हो तो आप असावधान रहने की जोखिम नहीं उठा सकते। पूरी सरकार की फजीयत हो जाती है। मंत्री को इतना दक्ष, सक्षम और कुशल होना चाहिए कि पूरक प्रश्नों के उत्तर न होने की दशा में भी इस वास्तविकता को कबूल नहीं करे। बहुत सुनिए ध्यान से, कि पूरक प्रश्नों का उत्तर न होने की दशा में भी इस हकीकत को कबूल नहीं करे, जवाब भी नहीं दे और जवाब देना साबित कर दे। बात मेरे समझ से ऊपर निकल गई, सीधे से ऊपर निकल गई। बिना समझे ही मैंने समझदार बनने की एक्टिंग करते हुए कहा कि ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन दादा समझ गए कि मैं नहीं समझा हूँ। हंसकर बोले, आज देखना, आज शीतला जी के सवाल हैं, उन्हें जवाब देना अपना आप एक परीक्षा होती है। शीतला जी यानी श्री शीतला सहाय, वो ग्वालियर से विधायक थे। राजनेता से अलग और ऊपर उठकर वे अपनी बौद्धिकता, प्रबुद्धता, प्रखरता और तात्कालिकता जैसे प्रत्युत्पन्नमति जिसे बोलते हैं, दुर्लभ गुणों के लिए अलग से पहचाने जाते थे। वो बहुत दूर की कोड़ी भांप लेते थे। उन्हें टरकाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता था। आसान होना था, बहुत दूर की कोड़ी की बात थी, कल्पनातीत था। इसलिए दादा बहुत अतिरिक्त रूप से सतर्क थे और मुझे लगा थोड़े चिंतित भी थे वो। दादा 2 बार विधायक रहे, दोनों ही बार मंत्री बने, किंतु मैं केवल एक बार विधानसभा सत्र देखने गया एक दिन, और ये वही इकलौता दिन था जब मैंने विधानसभा की कार्रवाई देखी जिसमें दादा के विभाग से जुड़े हुए प्रश्न थे और जिसमें शीतला साय जी का प्रश्न शामिल था। प्रश्नकाल शुरू हुआ, शीतला जी का नंबर आया। अब रोचकता शुरू होती है, कौशल क्या होता है। वे ग्वालियर चंबल संभाग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचाने हेतु वापरी जा रही परिवहन व्यवस्था के बारे में जानने के नाम पर सरकार से कुछ कबूल करवाना चाहते थे, स्वीकारोक्तियां करवाना चाहते थे। उनके प्रश्न से लग रहा था कि वे किसी परिवहन ठेकेदार और सरकार की मिलीभगत को उजागर करना चाहते थे, किंतु वे खुद उस परिवहन ठेकेदार का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहते थे। उनका सवाल कुछ इस तरह से था, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चंबल ग्वालियर संभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों तक खाद्यान्न तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पहुंचाने के लिए किस परिवहन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। प्रश्न पूछकर शीतला जी बैठे। अध्यक्ष जी ने दादा की ओर देखा। मंत्री जी जवाब दीजिए। दादा खड़े हुए और कुछ इस तरह से जवाब दिया जो मुझे याद आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ग्वालियर और चंबल संभाग के अतिरिक्त प्रदेश में जिस परिवहन प्रणाली से सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की दुकानों पर खाद्यान्न तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं पहुंचाई जा रही है, उसी परिवहन प्रणाली से ये सब ग्वालियर चंबल संभाग स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर पहुंचाया जा रहा है। कह के मंत्री जी बैठ गए, और मंत्री जी बैठते उससे पहले शीतला जी खड़े हो गए और भड़क कर बोले, माननीय अध्यक्ष जी, ये कोई जवाब हुआ। मंत्री जी फौरन उठे और बोले, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के मूल प्रश्न से स्वतः स्पष्ट है कि उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग की व्यवस्था को अतिरिक्त पूरे प्रदेश की परिवहन प्रणाली की जानकारी है। मैं वो जानकारी दोहराकर सदन का और माननीय सदस्य का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहता। यदि माननीय सदस्य को उस परिवहन प्रणाली की जानकारी नहीं है तो साफ साफ पूछते तो मैं बताता, और यदि अभी पूछना चाहते हो तो मैं थोड़ा समय दीजिए, सब जानकारी इकट्ठी करके उनको बता दूंगा मैं। शीतला जी तार्किक रूप से निरंतर हो चुके थे, वे थोड़े खींचे हुए थे। मैं उस दिन वहीं था। अपने नाम में सहाय जोड़े हुए शीतला जी मुझे थोड़े से असहाय मुद्रा में सहायता के लिए अध्यक्ष जी की ओर देखते हुए नजर आए। अध्यक्ष जी हंस दिए। मुझे लगता है शायद या तो नेवालकर जी थे या यज्ञदत्त जी शर्मा थे, मुझे ठीक याद नहीं, पर दो में से कोई एक था। तो उन्होंने कहा, शीतला जी, आपने शब्दों पर बिल्कुल नहीं ध्यान दिया और मंत्री जी ने शब्दों पर ही ध्यान दिया।
आपने परिवहन प्रणाली के बारे में पूछा और मंत्री जी ने आपके सवाल से ही साबित कर दिया कि प्रणाली की जानकारी तो पहले से ही आपको है। इसलिए जहाँ तक प्रश्न के उत्तर की बात है, तो सरकार ने तकनीकी रूप से स्पष्ट और अंतिम उत्तर दे दिया है। मैं अब आपकी कोई और सहायता नहीं कर सकता। आपको और कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। पूरे घटनाक्रम में शीतला जी बहुत असंतुष्ट हुए, लेकिन वो तत्काल उनके पास कोई जवाब नहीं था और मन मार कर बैठ गए। विधानसभा का भोजनावकाश हुआ। दादा उनसे मिले और मिलकर लौटे तो बड़े खुश थे। मुझसे बोले, मैं क्या 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 आप कहाँ चले गए थे? क्योंकि मुझे भोजन उनके साथ करना था। मैंने पूछा, दादा कहाँ चले गए थे? बोले, मैं शीतला जी से मिलने के लिए गया था, उनके चरण स्पर्श करके आ रहा हूँ। आज उन्होंने 10 लोगों के बीच मुझे प्रमाण पत्र दिया है। कह रहे थे कि उन्हें यार बैरागी, मुझे ये तो याद रहा कि मैं राजनीति का खिलाड़ी हूँ, कुशल खिलाड़ी हूँ, किंतु मैं भूल गया कि मेरे सामने शब्दों का कुशल खिलाड़ी बैठा है। और ये कह के उन्होंने मेरी पीठ 3-4 बार थपथपाई, जोर से थपथपाई। शीतला जी दादा बहुत वरिष्ठ राजनेता थे और अपने कृषि वरिष्ठ से, खासकर वो भी प्रतिपक्षी से, ऐसी सराहना प्राप्त कर पाना सचमुच में किसी के लिए आत्मसंतोष और गर्व की बात होती है। और इसके समानांतर सच ये भी है कि अपनी प्रतिपक्षी की ऐसी सराहना करने के लिए भी बहुत बड़ा मन, निर्मल आत्मा, यथेष्ट आत्मबल और निरपेक्ष राजनीतिक साहस की आवश्यकता होती है। ये घटना बताती है कि ये सब केवल शीतला जी में नहीं, मुझे लगता है उनकी पूरी पीढ़ी के समस्त राजनेताओं में रहा होगा। लेकिन अब तो ऐसी बातें इससे कहानियों की रह गई है और आजकल जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें शीतला जी की ऐसी बातों के, ऐसे व्यवहार को और बैरागी जी के ऐसे सवाल जवाब को शायद कोई विश्वास ही नहीं करेगा। क्या किया जाए, वक्त वक्त की बात है। हम सब बेहतर की उम्मीद करें और उम्मीद करें कि देश के तमाम विधायी सदनों में सारे प्रश्नोत्तर शीतला जी और बालकवि जी, इन दोनों की तरह आमने सामने हो और दोनों एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे को बधाई दें, एक दूसरे को प्रमाण पत्र दें, पक्ष भी प्रतिपक्ष भी, और हमारा लोकतंत्र स्वस्थ है। उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा और आप जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार कर रहे होंगे। कृपा करके आज के इस प्रसंग का पुरस्कार मेरे लिए यही होगा कि आप खुद मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से करवाएं और मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।